हेलो गाइस, इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आप क्लास 11th में पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको थ्योरेटिकली इस वीडियो में बताऊंगी क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक्स छोड़ने हैं। तो अब मैं वीडियो को शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली केमिस्ट्री का जब पहला लेसन शुरू होता है तो स्टार्टिंग के कुछ जो पेजेस हैं उसमें पुरानी ही केमिस्ट्री के बारे में है जो हमने 9th और 10th में बचपन में पढ़ी है, लेकिन फिर भी वो 5-6 टॉपिक्स तक ऐसा है कि हम उसे समझ में नहीं आता कि उसमें से क्या पढ़ें और एकदम छोड़ने का भी मन नहीं करता। तो बेटा मैंने उसको समराइज़ किया है कुछ स्लाइड्स में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेसन में स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री बताया गया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं रिविज़न कराऊँ। तो मैं यहाँ से टॉपिक शुरू कर रही हूँ कि सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। दुनिया में कोई भी चीज़ जिसके अंदर वज़न है और जो जगह घेरती है। जैसे आपके घर की मेज़, आप उसको उठाएंगे तो उसमें वज़न है और देखिए वो थोड़ा सा स्पेस घेरती है। तो कोई भी चीज़ जो कि मास होता है और जिसकी जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। इसके बाद ये जो मैटर है ये किन चीज़ों से मिलके बनते हैं, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। तो मैटर एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे टेबल है, आपका एयर है या आपका वाटर है, ये सब कुछ मैटर है। ठीक है, तो ये किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो इसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो इसके जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो है जिसको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसे एटम कहते हैं। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर को दो भागों में बांटा गया है, एटम और मॉलिक्यूल। तो कहीं एटम लिखा होता है और कहीं मॉलिक्यूल लिखा होता है, तो हम कभी इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये भी मैं आपको डिफरेंस करके बताऊंगी कि एटम क्या चीज़ है और मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। तो एटम के बारे में मैंने देखिए लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, एटम इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये 3 पॉइंट्स हैं। मतलब एटम कोई भी मैटर का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कई सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर ही एक मैटर बनता है, जिसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा कई पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। और हिंदी में इस एटम को परमाणु कहते हैं। और जैसे मान लीजिए एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं कि आपका जैसे मान लीजिए गोल्ड होता है या आपका सिल्वर होता है, तो गोल्ड में एक तरह के एटम्स होते हैं, सिल्वर में दूसरी तरह के एटम्स होते हैं। मतलब एटम्स की प्रॉपर्टीज़ जो सिल्वर वाली है उनकी एक जैसी है, जो गोल्ड वाले उनकी एक जैसी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। दूसरी चीज़, एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। बट एटम के सब पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम के अंदर जब और ज़्यादा डिस्कवरी की गई तो ये पाया गया कि उसमें सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और मुझे पता है कि आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एटम के बाहर की ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की ये सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी जब दो या दो से अधिक एटम्स कंबाइन होते हैं then they form the molecules. That means 2 or more atoms combine together to form the molecule, and the compound has the smallest unit which is termed as molecule. compound की smallest unit atom नहीं होती, compound की smallest unit molecule होती है और elements की smallest unit atom होती है। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, कभी कभी सेम टाइप के ऑफ एटम्स ज्वाइन करते हैं तो वो सेम टाइप का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम ऐड होकर के एक H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ज़्यादातर गैसेस जो होती हैं उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो एक मॉलिक्यूल होता है। इसी तरीके से
दो या दो से अधिक एटम्स भी कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो एटम्स कोई ज़रूरी नहीं कि सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आप देखिए मैंने लिखा हुआ है HOH, यहाँ देखिए दो से अधिक एटम्स ज्वाइन हो रहे हैं। इसमें दो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। तो इस तरीके से जब दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाता है तो वो HOH यानी ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। तो ये डिफरेंस है एटम। इसके बाद मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें मेन बात यहाँ पर थोड़ा सा ये रिवाइज़ करनी है कि सॉलिड का देखिए पार्टिकल्स आपके पास पास हैं, लिक्विड के उसके थोड़े दूर हैं और गैसेस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर हैं। तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी होती है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो वो सॉलिड्स के केस में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और गैसेस में देखिए मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर हैं तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में दूसरी चीज़ आप और ये देख लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस में सॉलिड का फिक्स शेप है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता, गैसेस का भी इनडेफिनेट शेप है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एंड मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। नाउ फर्स्टली हम आपसे डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट वो होते हैं जिनमें कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर दोज substances which contain same type of atoms। जैसे आपका कॉपर है या आपका सिल्वर है तो कॉपर के अंदर के एटम्स सारे सेम टाइप के, सिल्वर के एटम्स सेम टाइप के, लेकिन कॉपर के एटम्स और सिल्वर के एटम्स ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव ओनली सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन्स और बाय द केमिकल मीन्स। नाउ कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर दे बट इन अ डेफिनेट कंपोजिशन। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन एक डेफिनेट कंपोजिशन में, देन दे विल फॉर्म द कंपाउंड्स। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, ये आपस में कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बनाता है वाटर। लेकिन जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो कंपाउंड की 2 खास बात है कि इसमें एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं, बट दे कंबाइन इन सम डेफिनेट प्रपोर्शन। ओके। एंड दूसरी चीज़ वो जो होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जिनसे वो बना होता है उससे बिल्कुल भी अलग होती है। तो इस तरीके से बेटा एलिमेंट्स व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन दे फॉर्म कंपाउंड्स। अब आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो एलिमेंट का कंपाउंड ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, और कंपाउंड का एग्जांपल हो गया मान लीजिए वाटर है, अमोनिया है जो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बनी होती है जिसका फार्मूला होता है NH3, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो मैटर का है वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर में भी मिक्सचर में क्या होता है कि कोई प्योर नहीं होता है, इसमें हमेशा 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, बट उनका जो कंबाइन होने का प्रपोर्शन होता है वो डेफिनेट नहीं होता। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर
बट नॉट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, देन दे फॉर्म द मिक्सचर। और मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। व्हेन द कंपोजिशन थ्रू आउट द सब्सटेंस रिमेन्स सेम, जैसे मान लीजिए आपने पानी में चीनी को डाल दिया और आपका शुगर का शरबत बन गया, मतलब सॉल्यूशन बन गया, या हमने मान लीजिए पानी में सॉल्ट डाल दिया तो वो एक सॉल्यूशन बन गया, तो वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप पानी में मान लीजिए सैंड डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, दैट मीन्स यू ऐड सैंड एंड वाटर, तो वो आप उसको चम्मच से स्टर करोगे बट वो हेट्रोजीनियस है, यानी उसके जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट मिक्स प्रॉपरली विद ईच अदर, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। दूसरी बात ये है कि होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, उन्हें हम फिज़िकल मेथड और केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम फिज़िकली भी सेपरेट कर सकते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करना होता है तो हम केमिकल मेथड से उनको सेपरेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, पहले वो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस, दीज आर टू ब्रांचेस ऑफ द मैटर, एंड मिक्सचर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू, homogeneous and heterogeneous, and pure substances are categorized into two parts, elements and compound. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो चीज़ स्टडी करनी है आप डेफिनेशंस बुक से याद करिए। इसके बाद आपकी बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की वो होती हैं जैसे हम किसी भी सब्सटेंस को देखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए हमें किसी केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। दैट मीन्स मेज़रमेंट ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ do not require any chemical change. For example, what is the color of the substance, what is the color of the element, what is the order मतलब स्मेल उसकी क्या है, what is the melting point, what is the boiling point of the element। तो ये सारी की सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरीके से बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या होती है, मेज़रमेंट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर रिक्वायर अ केमिकल चेंज, मतलब हमें उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे तब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, उसकी कंबस्टिबिलिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताती हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसा ऑक्साइड बनाता है, अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसा ऑक्साइड बनाता है, वो कितना रिएक्टिव है या कितना अनरिएक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताती हैं। तो इस तरीके से मैटर के अंदर दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट टॉपिक जो इस लेसन में आपके बुक में डिस्कस किया गया है वो आया है एक जगह पे, मास और वेट। तो व्हाट इज़ द मास? मास इज़ द अमाउंट ऑफ द मैटर present in it, and weight is the force exerted by the gravity on an object। ये क्या चीज़ होती है, मतलब कोई भी चीज़ है उसके अंदर जितना मैटर प्रेजेंट है उसको मास कहते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई एप्पल है, उसको हमने ऐसे ड्रॉप कर दिया तो वो अर्थ की तरफ आके गिरता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस एप्पल पर लगती है, तो वो जिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, तो वो वेट आपको मेजर करके देता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी इंसान का जो वेट है वो अर्थ पर मान लीजिए 60 kg है, तो अगर वो मून पे जाएगा तो पता चलता है उसका वेट 10 kg हो गया, क्योंकि हम ये जो अर्थ पे नापते हैं उसे वेट कहते हैं, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी और मून की जो ग्रेविटी होती है उसमें 1/6 का डिफरेंस है। तो अर्थ पे वो चीज़ अगर उसका वेट 60 kg है तो मून पे उसका वेट जो होता है 1/6 हो जाएगा, यानी केवल 10 kg रह जाएगा। तो वेट जो होता है इट्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन मास जो है वो इट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे किसी चीज़ का अगर मास हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल 5 kg है, तो वो अर्थ पर भी 5 kg होगा और मून पर भी 5 kg ही होगा। मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और इसको हम लोग फिज़िकल बैलेंस में नापते हैं लेबोरेटरीज़ में। ऐसा यूनिट ऑफ मास जो है वो 1 किलोग्राम,
और ज़्यादातर केमिस्ट्री में हम लोग ग्राम्स में यूज़ करते हैं। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ द न्यूटन। सो ये डिफरेंस है मास और वेट में कि मास कांस्टेंट है और वेट बदलता है। इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ व्हाट अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे उसका वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम की जनरली जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो मीटर क्यूब है, बट लेबोरेटरी में हम लोग स्मॉल थिंग्स को मेज़र करते हैं तो हम सेंटीमीटर क्यूब को प्रेफर करते हैं। वॉल्यूम को कई बार न्यूमेरिकल्स में लीटर में लिखा जाता है, लेकिन बेटा याद रखिएगा लीटर एक एसआई यूनिट नहीं है, बट इट इज़ यूज टू मेज़र द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स। मतलब जब भी हमें किसी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करना होता है तो हम लोग लीटर्स का यूज़ करते हैं एंड लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। और यहीं पर एक चीज़ और बता देंगे, 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और लेबोरेटरी में वॉल्यूम को नापने के लिए डिफरेंट तरीके के फ्लास्क होते हैं, कोनिकल फ्लास्क होता है, ब्यूरेट होता है, सिलेंड्रिकल फ्लास्क होता है। तो ये सारे के सारे इन्हें मेजरिंग सिलेंडर्स कहा जाता है। इसके बाद आपको जो टॉपिक केमिस्ट्री की बुक में है वो है डेंसिटी। ये सारी जितनी भी टॉपिक्स हैं ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, इसीलिए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको इससे थोड़ा सा वो बताया जा रहा है चैप्टर में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन यू हैव टू डिवाइडेड द मास विद द वॉल्यूम। और अगर मान लीजिए किसी का भी डेंसिटी ज़्यादा निकल कर आता है तो इस बात को इंडिकेट करता है कि उस मैटर के पार्टिकल्स आपस में क्लोज हैं, ज़्यादा क्लोज है। तो जैसे आपका केस है सॉलिड, लिक्विड और गैस का, तो सॉलिड के केस में आप देखिए पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो सॉलिड्स हैव मोर डेंसिटी इन कंपैरिजन टू गैसेस, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स दूर हैं तो इनकी डेंसिटी कम होती है। और एसआई यूनिट डेंसिटी की क्या हो गई, मास का किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। दैट मीन्स एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्मॉलर यूनिट्स में निकालेंगे तो किलोग्राम की जगह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेन बात यह है, इफ़ द डेंसिटी इज़ मोर देन द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री ज़्यादातर हम उसमें पढ़ते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड और गैसेस के बारे में, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो टेम्परेचर नापने के लिए जनरली 3 स्केल्स हैं मेरे पास। एक डिग्री सेल्सियस की है, फिर फ़ारेनहाइट की है और केल्विन की है। तो डिग्री सेल्सियस में जो लोअर पॉइंट है जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं वो है 0 डिग्री, और अपर पॉइंट जैसे मेल्टिंग पॉइंट वो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह डिग्री फ़ारेनहाइट में लोअर पॉइंट 32 डिग्री है और अपर पॉइंट आपका 212 डिग्री है। और केल्विन में 273 केल्विन और 373 केल्विन। एब्सोलूट ज़ीरो जो होता है, व्हाट इज़ एब्सोलूट ज़ीरो, ये डेफिनेशन भी आप बुक से प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। तो रूम टेम्परेचर पर आपका जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट आपका रूम टेम्परेचर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बट केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इन स्केल्स में जो टेम्परेचर्स दिए होते हैं इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसका रिलेशन है। तो जो अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है या उसको केल्विन में उस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है, तो ये 2 रिलेशनशिप्स होती हैं, ये आपने बचपन में पढ़ी हैं, यहाँ पर आपको एक मेमोराइज़ हो जाएंगी। तो ये आपके सामने रिलेशंस लिखी हुई हैं, और अगर इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना है, इनके न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो पे पहुँच जाइएगा। और इसके बाद अगला टॉपिक आपका आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन। उसमें ये जो टॉपिक होता है इसके ज़रिए आपको न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझाया गया है। इसमें कोई थ्योरी आपको नहीं याद करनी। इसमें जो 2 मेन पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि आपको जैसे पॉइंट्स होते हैं तो उसको 10 टू द पावर में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे पहला आप देखिए 235.52, इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पॉइंट जो होता है वो स्टार्टिंग की जो पहली गिनती होती है उसके बाद से लगाते हैं। तो आपका पॉइंट देखिए आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जा रहा है। तो जब आपका पॉइंट आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे जा रहा है, इधर की साइड मूव कर रहा है, तो आप 10 टू द पावर
पॉजिटिव लगाएंगे। तो आप देखिए 5 और 3 दो गिनतियों के पहले लग रहा है तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब आप इसी में सेकेंड केस जैसे समझिए 0.00000156 करके है। अब आपका जो डेसिमल है वो आपको राइट साइड पे ले जाना है अपने, तो उधर से पहली गिनती 1 है तो 1 तक आपको लेके आना है। तो 1 के इधर आप गिनिए कितने आपके डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 आपके 0 और 1 हो गया, तो 6 डिजिट्स को आपने क्रॉस किया। तो जब आप लेफ़्ट हैंड साइड से अपने डेसिमल को इधर लेकर आ रहे हैं तो आप ऊपर पावर में -6 लगाएंगे। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, अगर हम मैथ्स में नंबर लाइन लेकर चलते हैं तो हमारे राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होता है। तो जब हम लेफ़्ट साइड से पॉइंट को लेके आते हैं तो माइनस होगा और राइट से लेके आएंगे तो प्लस होगा। इसके बाद आपका टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बस आपको चाहे किसी भी गिनतियों को ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, तो वो आप जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन जब आंसर आप लिखेंगे तो आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए। तो राउंड ऑफ करने में आपके लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए 2.568 है, तो जो लास्ट का डिजिट आपका देखिए इसमें क्या है 8 और ये 5 से ज़्यादा है, तो इसकी जो पहले की डिजिट होती है उसको हम 1 जोड़ देते हैं, तो 6 का 1 एक जुड़ के क्या हो गया 7, तो ये बन गया 2.57। इसी तरीके से दूसरा केस देखिए 2.543। अब आप देखिए लास्ट डिजिट जो है वो 3 है, वो 5 से कम है, तो आपको ना घटाना है ना जोड़ना है, आप उस लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे केवल और आपका आंसर हो जाएगा 2.54। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बस इतना सा बेस है। इसके बाद डायमेंशंस है और उसके बाद आपका चैप्टर शुरू होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह का, तो वो मैं एक अगले वीडियो में बनाऊंगी, जिससे आप बहुत थकोगे नहीं। और अगर आप वीडियो का कंटेंट समझ में आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बेटा।